Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College सहरसा, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। आज हम लोग MA सेमेस्टर 4 2017-19 बैच है उसके पेपर 16 पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, पॉलिटिक्स इन बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स इन बिहार पेपर के अंदर एक टॉपिक है पार्टी पॉलिटिक्स इन बिहार, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, जहाँ तक कि हालांकि मैं पॉलिटिक्स इन बिहार की पार्टी पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल मटेरियल्स रहे हैं, जो कुछ मेरे पास अवेलेबल रहे हैं, उनके आधार पे जो मैंने अपनी समझ विकसित की है, उसके आधार पे मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो इसे आप एक्सपर्ट का विचार मत समझिएगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो अभी सक्रिय हैं बिहार की राजनीति में। तो दो मेन नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी, इनका जो डिफरेंस है वो आपको शायद पता होगा। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। और इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी पार्टियां हैं जो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है ये। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम, जीतन राम मांझी जो एक छोटे से पीरियड के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ये पार्टी लॉन्च की बाद में। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, जो एक लंबे समय से बिहार की राजनीति और भारतीय राजनीति में भी बनी हुई है। और एक नई पार्टी, जो सबसे नई पार्टी है जो बिहार में लॉन्च हुई है, वो है विकासशील इंसान पार्टी, VIP। यह मल्लाह जाति जो है उनसे रिलेटेड पार्टी है और इसके संस्थापक हैं मुकेश साहनी, और इसकी स्थापना उन्होंने 2018 के दिसंबर में की है। सो ये काफ़ी नई पार्टी है। पार्टी पॉलिटिक्स, बिहार की पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस नई पार्टी जो VIP जो पार्टी है इसके बारे में बात करते हैं। इस पार्टी के नेता मुकेश साहनी हैं, और ये पार्टी, जैसा कि मैंने बताया, दिसंबर 2018 में फॉर्मली लॉन्च की गई। इससे पहले और ये पार्टी जो है सो जो एक साहनी कम्युनिटी है जो जल और उस पानी, नाव, नदी में मछली मारने जैसे काम किया करती है, इनसे रिलेटेड 20 से 22 सब ग्रुप हैं। ये सब मिलकर एक जो कम्युनिटी बनाती है, मल्लाह कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं। और इनका प्रेजेंस जो है अराउंड 10% पॉपुलेशन इनका बिहार में है, और बिहार के कुछ ज़िलों में, खास करके जो उत्तरी पश्चिमी ज़िले हैं, उस तरफ उनका प्रेजेंस ज़्यादा है। मुकेश साहनी का पॉलिटिकल राइज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये पहले एक स्कूल ड्रॉप आउट रहे, फिर ये मुंबई गए, यहाँ इन्होंने एक मजदूर के रूप में भी काम किया और फिर अपना काफ़ी अच्छा बिजनेस सेटअप किया, और वहाँ से लौटकर इन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए कुछ काम करने के लिए, और या फिर कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने बिहार में अपना काम शुरू किया। लेकिन जैसे कि अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां रही हैं, उसके साथ ही इस पार्टी को भी हम देख सकते हैं। जैसे कि इनका महत्वपूर्ण मुद्दा आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ही रहा है, पॉलिटिक्स ही है। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने मुकेश साहनी ने सबसे पहले 2008 में साहनी समाज कल्याण संस्था बनाई और उसके थ्रू साहनी समाज के विकास के लिए कुछ काम किया, उनको जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद 2013 में इन्होंने निषाद विकास संघ, 2013 में निषाद विकास संघ की स्थापना की, और इसके थ्रू इन्होंने अपनी जाति के लोगों को मोबिलाइज़ करने का प्रयास किया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि निषाद जाति का कोई अच्छा रिप्रेजेंटेशन कभी भी बिहार की राजनीति में नहीं रहा है। कैप्टन जयनारायण निषाद एक 4 टाइम सिटिंग MP रहे हैं मुजफ्फरपुर से, और अभी उनके बेटे अजय निषाद बीजेपी की सीट से जीतते, बीजेपी के टिकट पर जीतते हैं। लेकिन फिर भी एक जो निषाद कमेटी की आवाज़ जिसे हम कहें, या अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, वो कभी भी बिहार में नहीं रहा है। इसी प्लेटफॉर्म को, इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए शायद मुकेश साहनी ने ऐसा प्रयास शुरू किया है।
अब मुकेश साहनी की जो पार्टी है वीआईपी, इन्होंने पहले 2010 के 2015 के जो विधानसभा चुनाव रहे इसमें इन्होंने एनडीए को समर्थन किया और एनडीए के कई हेलीकॉप्टर्स में घूमकर इन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज़ करके इनके पक्ष में वोट भी दिलाए और वो काफ़ी इफेक्टिव भी रहे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो महागठबंधन है आरजेडी जेडीयू से रिलेटेड गठबंधन रहा, उसमें वो शिफ्ट हो गए और आरजेडी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई सीट जीत नहीं पाए। महत्वपूर्ण ये है कि ये भी एक कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी एसर्शन की का ही मामला है, जिसमें कि इनका मुख्य नारा क्या है, विकास नहीं सम्मान चाहिए। जो जैसे बिहार और यूपी और ज़्यादातर कास्ट बेस्ड जातियों का ये रहा है कि सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है विकास से। तो मुकेश साहनी की कहानी भी इनसे अलग नहीं है। लेकिन तो ये मैंने इस नई पार्टी के बारे में थोड़ा सा एक आपको बताया, जिसके बारे में फिर आगे बात करेंगे, आखिर इनकी असफलता या फिर बात कर लेते हैं। लेकिन ये पार्टी सफल हुई जो कारण बहुत स्वाभाविक सा कारण है। आप देखें अन्य पार्टियों की तरह ही इन्होंने भी अब तक 2 गठबंधन बदल चुके हैं ये, यानी जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले आप उसमें साथ आना चाहते हैं और एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि आप कैसे पावर को ग्रैब करें, पावर प्राप्त करें, पावर इक्वल के साथ बार्गेन करें ताकि कुछ फ़ायदा अपनी कम्युनिटी के लिए ले सकें। अर्थात कहीं ना कहीं जो एक नई पार्टी है तो ऑर्गेनाइजेशन की कमी एक मेजर कारण रहा है। इसके अलावा जो कोई पॉपुलर फिगर नहीं है, इस कम्युनिटी का कोई अपना नेता उभरा नहीं है, तो इसलिए भी इस पार्टी के अच्छे सक्सेस नहीं हो पाने का एक मेजर कारण रहा है। लेकिन फिर भी मुकेश साहनी ने अपने लोगों को मोबिलाइज़ करके एक पार्टी के फेवर में वोट दिलाने का प्रयास ज़रूर किया है। अब अगर हम बिहार में पार्टी सिस्टम की बात करें तो अगर एक बाहरी तौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों का पार्टी व्यवस्था जो रही है उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। जैसे शुरुआती दौर में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, 1970 से 75 से 80 के बीच में जो जनता पार्टी का उभार रहा है, तो बिहार में भी ऐसा देखने को मिला। 80 के बाद पुनः इंदिरा गांधी के लौटने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का उभार हुआ और 90 के दशक के बाद से जब मल्टी पार्टी का दौर शुरू होता है तो बिहार में भी रीजनल पार्टी, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल का उभार रहा। और अभी भी क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा मजबूत है और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ सहयोग करके ही या असेंबली चुनाव हो या लोकतांत्रिक या पार्लियामेंट्री चुनाव हो, इसमें उन्हें भाग लेना पड़ता है। वो एक मेजर पार्टनर होते हैं और नेशनल पार्टियाँ इनकी स्मॉलर पार्टनर होती हैं। अब अगर हम बिहार में पार्टी सिस्टम को ज़्यादा करीब से जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि पहला दौर जो रहा वो कहीं ना कहीं 1950 से 1967 का दौर हम मान सकते हैं। इसमें कांग्रेस का डोमिनेंस था और ज़्यादातर जो समता आंदोलन के लीडर थे उसके साथ रहे। सभी जातियों, सभी फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट जिसे आप कहते हैं, उच्च जातियाँ, मध्य जातियाँ, निम्न जातियों का इनको सहयोग प्राप्त होता रहा। और लेकिन धीरे धीरे इसमें लीडरशिप की कमी होती गई और लीडरशिप के पर्सनल एम्बिशंस भी के कारण भी पार्टी में बिखराव हुआ। 1967 में जब कांग्रेस का बिखराव हुआ तो उसका असर बिहार में भी देखने को मिला। हालांकि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जनरल इलेक्शंस में काफ़ी अच्छी सीटें बिहार से मिली, जैसे कि टोटल अनडिवाइडेड बिहार में 53 सीटें रही हैं। थोड़ा सा बिहार की असेंबली की सीटों और पार्लियामेंट्री सीटों के बारे में बात कर लें तो बिहार की असेंबली में अनडिवाइडेड बिहार में 324 सीटें थीं। डिवाइड होने के बाद जब झारखंड 2000 में अलग हो गया तो 243 सीटें रह गई हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट्री सीट बिहार में 54 थी जो कि अब 40 रह गई हैं। तो 1967 में फिर भी कांग्रेस ने 34 सीटें जीती, लेकिन यह समय था जब कुछ नई फैक्शंस भी, कुछ नई पार्टियाँ अपनी जगह बना रही थी, जिसमें एक एसएसपी शोषित समाज पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी है जिसने 7 सीटें जीती। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों का भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस बिहार में रहा है, अच्छा प्रेजेंस रहा है उन्होंने 5 सीटें उस समय जीती थी और जिसमें भारतीय जनसंघ ने भी 1 सीट जीती। तो फिर 1967 में हालांकि बावजूद इसकी कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक अंदर में एक फीचर था वो दिखने लगा था और यह पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी कि शायद इसके बाद बिहार में कांग्रेस की राजनीति बरकरार नहीं रह पाएगी। कांग्रेस के महत्वपूर्ण लीडर्स श्री कृष्ण सिन्हा रहे, अनुग्रह नारायण सिंह, ललित नारायण मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, ये सभी इंपॉर्टेंट लीडर रहे बिहार के।
लेकिन 1970 का दशक आते आते जब जो अपर बैकवर्ड कास्ट है, अपर बैकवर्ड कास्ट जो है कोयरी, कुर्मी, यादव और कुछ हद तक बनिया है, इन्होंने अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया, खासकर रिजर्वेशन के मुद्दों पे। और छोटे पीरियड में ही, लेकिन इनके कुछ मुख्यमंत्री भी बने जो अपर बैकवर्ड कास्ट से आते थे, जैसे कि दारोगा प्रसाद राय एक छोटे समय के लिए बने। इसके अलावा जगदेव प्रसाद कोयरी लीडर थे। तो इन लोगों ने भी अपनी जातियों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं जो है सो 1967 के बाद बिहार में भी एक नई तरह की राजनीति का उभार शुरू हो गया, जो कि कांग्रेस के बाहर या कहें आप कांग्रेस को चैलेंज करने के रूप में ज़्यादा देखी जा सकती है। 1970 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो समाजवादी लीडर थे, और ख़ास करके उन्होंने जब रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया मध्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य जातियों का कंसोलिडेशन उभार होना शुरू हुआ, और कांग्रेस को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलने लगा। 1975 से 80 जब आपातकाल का दौर था, उस दौर में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से ही आंदोलन शुरू किया अलोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में। इन्होंने 1974 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था बनाई। फिर 1976 में PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ को भी लॉन्च किया। इसने कहीं ना कहीं जनता पार्टी के लिए ग्राउंड तैयार किया, और इस बीच के दौर में 1975 से 80 के बीच में बिहार में भी जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला, बिहार में भी ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, और कारण बिल्कुल वही थे। लीडर्स के बीच जो फैक्शनलिज्म था, एक पर्सनालिटी की लड़ाई थी, उसने कहीं ना कहीं जो जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट को फेल किया, और इसका कारण बिहार में भी ऐसा ही रहा। क्षेत्रीय स्तर पे मध्य जातियों का उभार 80 के दशक से शुरू हो चुका था, और इसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि कांग्रेस जो एक पार्टी ऑफ कंसेंसस के रूप में काम करती रही है, वो खासकर हिंदी हार्टलैंड में ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाई, और बिहार में भी खास करके। और जो नए नेता उभर कर आ रहे थे, उनके लिए कांग्रेस में जगह नहीं थी, तो वो एक नया पॉलिटिकल ग्राउंड खोज रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आइडेंटिटी, पहचान का मुद्दा महत्वपूर्ण हो रहा था, और ये पहचान उन्हें अपने कास्ट के लीडर से ही मिल सकती थी। तो ऐसे अपने कास्ट के अंदर वैसे लीडर उभरे जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया, एक पार्टी के रूप में उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया, और अपने पहचान की लड़ाई लड़ी। और इनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना रहा है। चाहे आप बिहार में देख सकते हैं RJD हो, जिन्होंने यादवों की पार्टी जनता दल रहा है, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी, या BSP जो निम्न जातियों की पार्टी है, दलित पार्टी है। तो ये सारे जो हैं सो आइडेंटिटी बेस्ड उभार रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि 1980 के बाद से इन नए जो नेता, नया वर्ग, जो नया ग्रुप उभर कर सामने आया, ये अपने लिए पहचान की राजनीति लड़ रहा था, और अपने लिए एक राजनीतिक स्पेस ढूंढने का प्रयास कर रहा था, जो कि कांग्रेस के अंदर नहीं मिल पा रहा था, और कोई दूसरी नई राष्ट्रीय पार्टी उभर कर इस हद तक नहीं आई थी जो लोगों को एकोमोडेट कर सके। तो कई राज्यों में 1980 के दशक में रीजनल पार्टीज़ का उभार हुआ, जिसका असर राष्ट्रीय स्तर पर 1989 के बाद देखने को मिला, लेकिन राज्यों में यह 1980 के दशक से ही देखने को शुरू हो चुका था। 1989 के बाद खास करके बिहार में भी एक रीजनल पार्टी का उभार शुरू हुआ। 1990 के दशक के बाद जनता दल यादवों के नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का उभार हुआ, जो 1990 से लेकर 2004 तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। और जब चारा घोटाले और अन्य घोटालों में फंसने के बाद जब इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, तो इन्होंने रातों रात यह प्रयास किया कि अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, जो बिहार की मुख्यमंत्री रही, उन्हें मुख्यमंत्री का ताज सौंप कर वो बैकसीट से सरकार को कंट्रोल कर सके। असर स्वाभाविक था, कुछ नेता उससे अलग हुए, समता पार्टी बनाई गई नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। बाद में नीतीश कुमार आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड के साथ मिले, शरद यादव के साथ, और अभी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य नेता नीतीश कुमार हैं। लालू यादव के शासन के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और बिहार की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं, एक महत्वपूर्ण फोर्स के रूप में सक्रिय हैं। और पिछले 2004 के बाद से बीच के एक छोटे पीरियड को छोड़ दे तो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, और काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
अध्याय हरिद्वार इंडियन जर्नल पॉलिटिकल साइंस में छपी एक आर्टिकल है जो कि हरिद्वार रॉय और जवाहरलाल पांडे के द्वारा लिखी गई है, स्टेट पॉलिटिक्स इन बिहार, अ क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि वॉल्यूम 42 नंबर 4 अक्टूबर दिसंबर 1981 में छपी, पेज नंबर 45 से 64 के बीच में, पेज नंबर 45 से 64 तक। इन्होंने माना है कि बिहार में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की कमी रही है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, वो सही से हुआ नहीं है बिहार में, जिसके पीछे ये दो कारण मानते हैं। जो लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो वो अप्रोप्रिएट नहीं रहा है। यानी संस्थाओं का विकास का जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए माना जाता है कि संस्थाओं में डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए और उन डिफ्रेंशिएटेड संस्थाओं के लिए स्पेसिफिक रोल्स होने चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों का अभाव रहा है बिहार में, जिसके कारण सही से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म नहीं हुआ है। दूसरा क्या, जब हम देखते हैं कि ज़्यादा पैमाने पे जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस पार्टिसिपेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए संस्थाओं में एक लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्षमता भी होनी चाहिए, जो क्षमता बिहार में देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण भी बिहार में बहुत ज़्यादा फैक्शनलिज्म रहा है। अलग अलग फैक्शंस रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के फैक्शंस रहे हैं, और पार्टियों से ज़्यादा व्यक्तियों के, जातियों के फैक्शंस ज़्यादा रहे हैं जो अपने को पार्टी के रूप में कंसोलिडेट किया है। उनका ये मानना रहा है कि अगर अब 1967 तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। 67 के बाद एंटी कांग्रेसिज्म शुरू होता है जो कि 1977 तक रहता है। 77 में आकर के जनता पार्टी उभर कर सामने आती है, जो एक नए अल्टरनेटिव के रूप में सामने आती है, लेकिन यह भी एक एंटी कांग्रेसिज्म ही है। पॉल आर ब्रास ने 1980 के बाद के दशक में एक मल्टी पार्टी सिस्टम 80 के दशक तक, अगर हम ये माने कि 1977 तक माने, तो कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम विथ वन डोमिनेंट पार्टी बिहार में उन्होंने बताया है, मल्टी पार्टी सिस्टम विथ वन डोमिनेंट पार्टी। और इसको एमपी सिंह ने इसे हाईली फ्रैक्शनल मल्टी पार्टी सिस्टम कहा है। तो कहीं ना कहीं ये 77 से 80 का जो पीरियड रहा है, ये आप इसको माने मेजर, जो 1970 तक एंटी कांग्रेसिज्म रहा, 1970 से 80 के बीच में बीच की राजनीति को पॉल आर ब्रास और एमपी सिंह ने से प्रकाशित किया। 80 के बाद से वापस से कांग्रेस का एहसास हुआ, जैसे हमें पता है, मैंने बताया अभी, और 1989 के बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम उभर कर सामने आता है। इन्होंने हरिद्वार राय का मानना है कि इम्पॉर्टेंट यह रहा है कि जो डिफरेंट सोशल, इसके आखिर ये ऐसी समस्या क्यों रही है बिहार में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया है, इसके पीछे मेजर कारण ये रहा है कि जो डिप्राइव्ड ग्रुप रहे हैं, जो डिससेटिस्फाइड ग्रुप रहे हैं, उनको बड़ी पार्टियों ने अकोमोडेट नहीं किया है अपने साथ, पहला तो ये। दूसरा, लोगों के नेताओं के पर्सनल एम्बिशंस जो रहे हैं वो काफ़ी टकराते रहे हैं, जिसके कारण भी बिखराव ज़्यादा हुआ है। और एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रॉड आइडियोलॉजिकल जो कन्वर्जेंस होता है, ब्रॉड आइडियोलॉजिकल बेस जो है वो बनाने में पार्टियां सफल नहीं रही हैं, जिसमें कि सभी दल समाहित हो पाएँ और सबको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले, सभी जातियों, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें आ पाएँ और उन्हें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसा नहीं हो पाया है, जो एक मेजर कारण रहा है इनके अनुसार। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स ऑफ एसिमिलेशन हो सकता था वो पॉलिटिक्स ऑफ आइसोलेशन में बदल गया। तो इन्होंने आइसोलेशन के द्वारा शासन करने का प्रयास किया है rather than कि एसिमिलेशन के द्वारा। और सबसे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि लीडरशिप का भी अभाव रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद से ऐसा एक क्वालिटी लीडरशिप बिहार में उभर कर नहीं आ पाई एक लंबे समय तक, जो कि अलग अलग फैक्शंस को एकोमोडेट करके शासन कर सके। अभी भी जो पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार हो या अन्य जो प्रमुख नेता हैं, वो भी कुछ फैक्शंस को साथ में लेकर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जातियों के कॉम्बिनेशन के साथ शासन करने का प्रयास कर रहे हैं, rather than कि एक ब्रॉड आइडियोलॉजिकल बेस बनाया जिसमें ज़्यादातर बड़े पैमाने पे लोगों को, अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ऐसा नहीं हो पाया है। अगर हम ध्यान दें, अगर इस पूरे फिनोमेनन को, पार्टियों के उभार को, अलग अलग छोटी छोटी पार्टी के उभार को हम ध्यान से देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति, जाति में कुछ व्यक्ति जो उभर कर आए हैं, जातियों में कुछ ज़्यादा समझदार और पॉलिटिकल राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति, जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जाति को मोबिलाइज करने का प्रयास किया है और उसके थ्रू उनका इस्तेमाल उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए किया है।
अब जैसे हम बात वीआईपी पार्टी का ही ले लें, पिछले 5-7 सालों में ही उन्होंने 2-3 बार अपना दल बदल लिया है, अपना गठबंधन बदल लिया है, जो दिखा था कहीं ना कहीं ये पार्टियां अपॉर्चुनिस्ट पार्टियां ज़्यादा रही हैं, जो सत्ता के लिए ज़्यादा लालायित रही हैं, रेदर देन कि एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन इनका रहा हो, ऐसा नहीं रहा है। जो भी पार्टी शासन करने भी आती है, जो गठबंधन जीत भी जाता है, वो भी एक ब्रॉड सभी सभी जातियों, सभी कम्युनिटी के लोगों के पक्ष में शासन करने के बजाय, क्योंकि जब एक कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाती है और एक सरकार बन जाती है तो सरकार सभी लोगों की होती है, कुछ खास लोगों की नहीं होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है यूपी में भी और बिहार में भी, जब समाजवादी पार्टी यूपी में जीती तो यादवों के पक्ष में उन्होंने ज़्यादा काम किया और अन्य ओबीसीज थे उनको उन्होंने साइड लाइन किया। जब दलित पार्टी की सरकार बनी बीएसपी के द्वारा तो उन्होंने मध्य जातियों को दरकिनार किया। तो ये देखने को मिलता रहा है, जिसके कारण भी ये समस्या रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पहलू मुझे दिखता है वो है कि भारत में ही, खास करके पूरे भारत में, जो स्मॉल पार्टियां रही हैं वो कहीं ना कहीं एक फैमिली इंटरप्राइज़ के रूप में ज़्यादा रही हैं, फैमिली इंटरप्राइज के रूप में, जिसके कारण उनका जो एक कम्युनिटी का बेस है वो और भी ज़्यादा संकुचित हो गया है। यानी परिवार के अंदर ही सारी लीडरशिप रही है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर से लीडरशिप को उभारने का प्रयास नहीं किया है, जो भी एक मेजर कारण रहा है उनके जल्दी बिखराव होने का, उनकी पार्टी में और बिखराव होने का एक मेजर कारण रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी बात ये भी है कि हम देखें कि जो वैसे मुद्दों को नहीं लिया गया है जिससे कि आप एक ब्रॉड बेस पर तैयार कर सकते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म का मुद्दा बिहार में रहा है। अभी रिसेंटली बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट भी, बंदोपाध्याय कमेटी जिसे नीतीश कुमार ने अपॉइंट किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लैंड रिफॉर्म के सेंस में, लेकिन वो भी उसे उन्होंने नहीं लागू किया, जो एक अच्छा मूव हो सकता था उन्हें और अधिक जातियों को अपने पक्ष में लेने का, लेकिन वो भी एक इस पर उन्होंने मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता अगर वो करते। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो स्मॉल पार्टियां रही हैं वो आ, आ, उनका एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाने के पीछे ये सब कारण रहे हैं। और बिहार में भी जो दलीय राजनीति रही है वो फैक्शंस, पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स और जाति और आइडेंटिटी की राजनीति के बीच ज़्यादा घूमती रही है, और लगता है ये अभी कुछ समय तक और आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।